2025 में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं और अपनी विनिंग स्पीच में वो काफी लोगों को शुक्रिया बोल रहे होते हैं। Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. पर सबसे इंटरेस्टिंग बात थी जब उसने इस आदमी को शुक्रिया बोला। Star is born, Elon. आखिर इलॉन ने ट्रंप की मदद भी तो इतनी की थी, बट सवाल आता है कि उनने ऐसा किया क्यों, जहां वो पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को सपोर्ट किया करते थे। फिर वो ऐसी क्या चीज हुई थी जिसने मस्क को मजबूर कर दिया था ट्रंप का अंधा सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि अगर ट्रंप की जगह कमला प्रेसिडेंट बन जाती तो फिर मस्क का गेम खत्म था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इन सारे सपोर्ट करने के बाद, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद आखिर इलॉन कितना पावरफुल बना, किस लेवल पे आई इलॉन के पास पावर। ये कहानी शुरू होती है 2002 में, जब इलॉन अपनी कंपनी पेपाल को काफी प्रॉफिट में सेल करते हैं। So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. इस सेलिंग से इलॉन के पास $175 मिलियन आए थे और ये सारा पैसा वो लगा देते हैं 3 कंपनीज को स्टार्ट करने में, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी। ये तीनों प्रोजेक्ट्स काफी फ्यूचरिस्टिक थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि मस्क को ना तो स्पेस इंडस्ट्री का उतना नॉलेज था, ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और ना ही सोलर इंडस्ट्री का। फिर भी वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे, खासकर स्पेसएक्स को, ताकि वो मार्स को कॉलोनाइज कर पाए, ताकि अर्थ पे अगर कोई खतरा आए तो ह्यूमंस को बचाया जा सके। ह्यूमैनिटी को बचाने का ऑब्सेशन उनको बचपन से ही हो गया था, जब वो सुपर हीरोज को देखा करते थे, और उनका यही ऑब्सेशन उनको बैंकरप्ट करने वाला था। 24 मार्च 2006 फैल्कन 1 का पहला लॉन्च। लॉन्च होने के 33 सेकंड बाद ही रॉकेट क्रैश हो जाता है। 21 मार्च 2007 फैल्कन 1 का दूसरा लॉन्च, ये रॉकेट भी फेल हो जाता है। 2 अगस्त 2008 फैल्कन 1 का तीसरा लॉन्च, और ये रॉकेट भी फेल हो गया था। मस्क के लाइन से 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और वो बिल्कुल बैंकरप्ट होने की कगार पे थे। मतलब उनकी सिचुएशन इतनी बेकार थी कि उन्हें अपने दोस्तों से पैसे मांगने पड़ रहे थे ताकि वो अपने घर का रेंट भर सकें। उस वक्त का जो मीडिया था उसने भी स्पेसएक्स का खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और फिर आता है वो दिन जहां से सब कुछ बदलने वाला था। 28 सितंबर 2008 फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च, एंड वेरी फॉर्चुनेटली ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है। यही वो दिन था जहां से मस्क की किस्मत बदलने वाली थी। इस लॉन्च के बाद स्पेसएक्स को नासा की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला और मस्क की लाइफ वापस से ट्रैक में आने लगी। मस्क की रेपुटेशन भी बढ़ने लगी। शायद यही रीज़न था कि जब आयरन मैन 2 रिलीज होती है तो उसमें मस्क का भी कैमियो कराया जाता है। इनफैक्ट उस मूवी के डायरेक्टर ही थे जिनने ये फेमस बात बोली थी, कैरेक्टर टोनी इज इंस्पायर्ड बाय इलॉन। And I remember you talked about Elon being kind of the inspiration behind your Tony Stark. Yeah. अब इलॉन की लाइफ तो ट्रैक पे आ गई थी, पर उनने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जो सपना उनने बचपन में देखा था ह्यूमैनिटी को सेव करने का, एक रियलिटी बनने वाला था। हमारी जो ये अर्थ है इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आप पे भी होने वाला था, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, सी लेवल्स बढ़ रहे थे और नेचुरल क्लैमिटीज कुछ ज़्यादा ही होने लग रही थी। बट थैंकफुली लोगों को ये समझ आ रहा था कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इससे फाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अलग अलग देशों की गवर्नमेंट इसको लेके मीटिंग करने लग गई, अवेयरनेस कैंपेन चलने लगे कि कैसे कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही वो टाइम था जब लोगों का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने लगा। Here is our Powering Michigan EV track, so people can see dozens of EV vehicles. They can actually get in them. एंड डिस्पाइट कि फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कार कंपनीज बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बट स्टिल इनने कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। और इसी चीज का फायदा मिला टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही था। In fact, the reason I put so much time and energy and of my own financial resources into helping create Tesla was to try to spur that electric car revolution. शायद इलॉन को पता था कि फ्यूचर किस ओर जा सकता है। और आयरनी की बात पता है क्या है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, इन सभी ने बोला था कि टेस्ला कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएगा। मतलब देख रहे हो आप, एक ऐसा आदमी जिसे ना तो स्पेस इंडस्ट्री की उतनी नॉलेज थी और ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, पर फिर भी वो इन इंडस्ट्री में आता है और इन्हें डोमिनेट करता है। इन चीजों ने इलॉन को एक जीनियस का टैग दे दिया। अगर वो किसी भी इंडस्ट्री को चूज कर रहे थे, इसका मतलब था कि उस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इलॉन की इमेज का उनको बहुत फायदा हुआ। 2020 में टेस्ला के शेयर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि एक तो टेस्ला की कारें लोगों को पसंद आ रही थी और इलॉन लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। ये सारी चीजें वो डिजर्व भी करते थे। आफ्टर ऑल ही वॉज अ जीनियस। लोग एक इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते, और ये आदमी हर एक इंडस्ट्री में कामयाब हो रहा था। पर यहाँ से उनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली थी। इलॉन की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा इंसिडेंट जो इलॉन की पूरी लाइफ बदलने वाला था। जहाँ इलॉन पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को सपोर्ट किया करते थे, बट इस इंसिडेंट के बाद वो हार्डकोर रिपब्लिकन बनने वाले थे। विवियन जीना विल्सन
इस 18 साल की लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज होने वाला था। जो हम अभी बहुत से देशों में राइट विंग का राइज देख रहे हैं, फिर चाहे वो यूएस में ट्रम्प हो या इटली में जॉर्जिया मेलोनी, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इस 18 साल की लड़की का भी होता है। ये लड़की वोक कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित थी। वोक कल्चर यानी वो लोग जो ओप्रेस लोगों को, मेनली LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। अब विवियन का जन्म अप्रैल 2004 में हुआ था। जन्म के वक्त ना तो इनका नाम विवियन था और ना ही ये कोई फीमेल थी। इनका नाम था जेवियर और ये एक मेल थे। पर 2022 में जेवियर डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना जेंडर चेंज करवाना है। ये लड़की बनना चाहते थे और जो कि ये बने भी। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जेवियर का जब जन्म हुआ था तो उसका पूरा नाम था जेवियर अलेक्जेंडर मस्क। ये इलॉन मस्क के बेटे थे। और जब ये अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं तो इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। ये चीज़ सुनने के बाद इलॉन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी बेटी उनसे बात नहीं करना चाहती थी। ऑब्वियसली एज अ फादर ये इलॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उनको ऐसा लगने लगा कि इसके पीछे वोक कल्चर का हाथ है। उनने इसको एक टर्म भी दिया, वोक माइंड वायरस। इलॉन को लगने लगा कि वोक कल्चर अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वोक कल्चर को सपोर्ट कर रही थी वहाँ की लेफ्ट पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स। यहाँ से इलॉन की शुरुआत हो गई थी एक हार्डकोर रिपब्लिकन बनने की। वो फ्री स्पीच को सपोर्ट किया करते थे, अमेरिकन कंजर्वेटिव वैल्यूज को सपोर्ट करने लगे और जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजीज है उसे क्रिटिसाइज करने लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने खुद का स्कूल तक बना दिया जिसका नाम था एड एस्ट्रा। उनके अकॉर्डिंग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उनको वही चीज हटानी थी क्योंकि उनको लगता था उनकी बेटी विवियन इसी आइडियोलॉजी की वजह से इलॉन से दूर हुई है। अब यहाँ से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 2022 के अराउंड ट्विटर एक बहुत ही बड़ा और वैल्यूएबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसमें अलग अलग कंपनीज के सीईओ या पॉलिटिशियन अपने व्यूज शेयर किया करते थे। इलॉन भी उस वक्त ट्विटर में काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे। वो टेस्ला और स्पेसएक्स के बारे में ट्वीट करते रहते थे। 2022 में मस्क एक अजीब सा ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट के बाद लोग कंफ्यूज थे कि मस्क ऐसा बोल क्यों रहे हैं। एंड आफ्टर दैट मस्क के इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे ट्वीट आने लग जाते हैं और लोगों को समझ आने लगता है कि मस्क भी ट्विटर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अप्रैल तक ये बात कंफर्म हो जाती है जब लोगों को पता चलता है कि मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीद लिए हैं। पर कुछ दिनों बाद मस्क का एक ट्वीट आता है जो पूरा का पूरा मार्केट हिलाने वाला था। Musk is offering to buy 100% of the company for $43 billion or $54.20 per share. ट्विटर और मस्क के बीच में काफी बैक एंड फोर्थ होता है और आखिर में मस्क ट्विटर को खरीद ही लेते हैं। जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था तब काफी न्यूज बन रही थी, लोग इसके बारे में काफी सारी बातें कर रहे थे। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो काफी सारी चीजें बाहर आने लग जाती है और सेम चीज होती है ट्विटर के साथ। ये न्यूज सरफेस करने लग जाती है कि ट्विटर बायस है। ट्विटर में जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा लेफ्ट लीनिंग है। इनफैक्ट जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फॉर्मर CEO थे वो तक ये बात बोलते हैं। पर अब क्या था, अब तो मस्क के पास ट्विटर आ गया था और वो ये ट्वीट करते हैं। इसके बाद ट्विटर का नाम बदल के एक्स रख दिया जाता है एंड ओनर बनते ही वो पराग अग्रवाल को जो CEO थे उनको और 6000 और एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं और एक्स पे पूरा कंट्रोल उनका हो जाता है। अब आप सिचुएशन देखो, इलॉन का कंट्रोल स्पेस इंडस्ट्री में हो चुका था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो चुका था और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में भी हो चुका था और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी थे। अब देखा जाए तो कोई नॉर्मल इंसान ये सब करने की सोच भी नहीं सकता। बट यहाँ पे बात किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी इलॉन मस्क की, जो बचपन से ही सुपर एम्बिशियस थे, जो किसी सुपर हीरो की तरह ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे। जब इंसान के पास पैसा बहुत होता है तो जो सेकंड चीज उसे चाहिए होती है वो होती है पावर। और शायद इलॉन के केस में भी कुछ ऐसा ही था। अब क्योंकि इलॉन फ्यूचर को शेप करना चाहते थे तो इसमें उनका पावरफुल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हम सबको मालूम है कि जो पॉलिटिक्स में पावर है वो शायद और किसी भी चीज़ में नहीं है। अब पॉलिटिक्स में एक तरफ इलॉन थे जो लेफ्ट से बिल्कुल हेट करते थे और दूसरी ओर एक और इंसान था जो लेफ्ट से बिल्कुल हेट करता था। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये कहावत इस सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी क्योंकि जितनी हेट इलॉन करते थे लेफ्ट से उतनी ही हेट ट्रम्प भी करते थे। तो इसीलिए मस्क डिसाइड करते हैं कि वो ट्रम्प का फुल सपोर्ट करेंगे। अब इलॉन का पूरा सपोर्ट था ट्रम्प को और वो सारी पॉसिबल चीजें करते हैं ताकि ट्रम्प ये इलेक्शन जीत पाए। एंड फाइनली 20 जनवरी 2025 को ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट बनते साथ ही इलॉन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिलता है और वो रोल था डॉज में को लीडर बनने का। डॉज एक ग्रुप था जो ट्रम्प ने बनाया था ताकि वो बेकार के खर्चों को हटा पाएं और एक नया सिस्टम बना पाएं जो बहुत ही इफेक्टिव होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिस को चलाने में उनकी मदद करेगा। अब क्योंकि मस्क इसके सबसे बड़े लीडर थे तो उनको डायरेक्ट एक्सेस मिला था गवर्नमेंट का, जिस चीज ने उन्हें काफी पावरफुल बनाया। सरकारी पॉलिसीज में उनका इनपुट माना जाता था। इनफैक्ट स्पेसएक्स को और भी ज्यादा डिफेंस
इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, उनकी ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा ग्लोबल हो गया। और कुछ लोग तो ये तक कहने लग गए थे कि जो मस्क है वो ट्रम्प से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है। बट ये बात तो पक्की है कि मस्क आज ना सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बल्कि वो काफ़ी पावरफुल भी है।